हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करने का प्रयास किया था। आज जो हम बात करेंगे वे कुछ एडवांस न्यूमेरिकलों की बात करेंगे। ये भी समांतर और श्रेणी क्रम के ही न्यूमेरिकल है, लेकिन ये थोड़े से पहले वर्ड से टफ है। तो आओ शुरू करते हैं। एक बार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बार मैं फॉर्मूले लिखता हूँ। अगर दो प्रतिरोध या तीन प्रतिरोध या कितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में लगे हो, तो उनका फॉर्मूला होता है, याद रखना, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यदि समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हो, अगर समांतर क्रम में लगे हो, तो उनका फॉर्मूला होता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैं बीच में जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब मुझे पता लगेगा कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में, किसके साथ, तो मैं इन फॉर्मूलों को अप्लाई करूंगा। मैंने तुम्हें कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, आप फिर दोबारा से बताता हूं कि जब भी डायग्राम बन के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आता है, एक तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा और बच्चे के माइंड का प्रयोग होगा कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। क्या नॉलेज देखनी भाई? ये नॉलेज देखनी है कि कौन सा प्रतिरोध किसके साथ श्रेणी में है और कौन सा प्रतिरोध किसके साथ समांतर में है। ये बात देखनी पड़ेगी। और वो देखेगा कौन? वो बच्चा देखेगा। इसलिए ये चेक करने के लिए ये क्वेश्चन जितने भी है डायग्राम वाले सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आओ हम पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। यार जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आज का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक बार डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करा हमने, और ये एक प्रतिरोध लगा जिसका मान R है, ये दूसरा प्रतिरोध जिसका मान कितना है R। दरअसल मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ली। कल को तुम्हारे पेपर में किसी एग्जाम में यहाँ इनकी जगह वैल्यू आ सकती है। मैं एक जनरल सवाल करवा रहा हूँ, इसकी जगह 5 ओम 6 ओम 7 ओम कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी, किसी एक पर्टिकुलर सवाल को मुद्दा नहीं बनाया। मैंने इस तरह का सवाल सोल्व करने का तरीका बताना है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ऊपर है, फिर यहाँ से कनेक्शन निकला, ये यहाँ पे जुड़ा, इसमें एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ, एक प्रतिरोध यहाँ पे है और एक प्रतिरोध इस तरीके से, ये कनेक्शन यहाँ कंप्लीट है। ऐसा कुछ सवाल है। यानी टोटल मिला के हमारे 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। सब बच्चे बोर्ड पर ही फोकस रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड पर फोकस करेंगे। हमें ये एक हमारा डायग्राम बन के आया, हमें इसको सोल्व करना है। सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करो। जैसे ये हमारा ए पॉइंट है, इस तार को अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये ए पॉइंट ही तो हुआ। ये एक्स्ट्रा तार मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये ए पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ यहाँ हमारा, यहाँ पे ये बी पॉइंट हुआ। बीच में भी 2 पॉइंट पड़े हुए हैं, एक पॉइंट ये, डायग्राम कंप्लीट बन गया यार। एक पॉइंट ये, बीच में 2 पॉइंट बने हुए हैं। एक पॉइंट तो ये है, इस पॉइंट को नाम दो सी का और इस पॉइंट को नाम दो डी का। एक बार डायग्राम मैच कर लो। यहाँ पे R है, ऊपर एक R है, एक बीच में, एक यहाँ पर, और ये टोटल कितने R लगे हुए हैं? 5 प्रतिरोध का संतुलन देखना है हमें। एक R, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ए पॉइंट और बी पॉइंट पहले से सवाल में गिवन था, सी और डी पॉइंट को मैंने मान लिया। अब इस चित्र को देखकर, इस डायग्राम को देखकर हम किसी भी एंगल से ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सा किसके साथ श्रेणी में है, कौन सा किसके साथ समांतर में है। देखो कैसे, अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करूं तो अकेला प्रतिरोध है ना। अकेला प्रतिरोध ना किसी के समांतर में होता और ना ही किसी के श्रेणी में होता। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता श्रेणी क्रम क्या है। तो यार अगर ये प्रतिरोध इसी के साथ बराबर में लगा दूं, एक ही लाइन में लगा दूं, तो इसका नाम होता है श्रेणी क्रम। और अगर इन प्रतिरोधों को मैं कुछ ऐसा लगा दूं इस तरीके से, तो इसका नाम होता है समांतर क्रम। अगर एक ही रास्ते पर लगे हैं श्रेणी, अलग अलग रास्ते पर लगे हैं तो समांतर। बोर्ड पर देखो, ये तो एक ही प्रतिरोध है ना श्रेणी ना समांतर। अगर इन दोनों की बात करूं, ये दोनों अगर एक ही रास्ते पर होते तो ये श्रेणी में होते, क्योंकि बीच में से एक ब्रांच और फट गई तो ये मामला भी खराब हो गया, ये श्रेणी में नहीं हो सकते। यानी इस डायग्राम को देखकर हम कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये श्रेणी में है या फिर समांतर में है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो डायग्राम को हम तब्दील करने का प्रयास करते हैं कि रियल में डायग्राम कैसे बना हुआ है। सब बच्चे बोर्ड पर देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। सबसे पहले पॉइंट का नाम बताओ कितना है, ए। इसके ठीक सामने कौन सा पॉइंट है, बी। इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम बी। बोर्ड पर फोकस करो। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है।
इनके बीच में 2 पॉइंट है। हेलो, इनके बीच में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम सी, एक पॉइंट का नाम डी। ध्यान चाहता हूँ बोर्ड पे, एक पॉइंट का नाम सी है, उसको यहाँ लिखो, एक पॉइंट का नाम डी है, उसको यहाँ लिखो। क्वेश्चन करने का तरीका, हमने जैसे ही सवाल को पकड़ा, हमें 4 बिंदु दिखाई दिए, 4 के 4 बिंदु को तुम्हारे सामने ड्रॉ कर दिया। ये बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, एक के ठीक सामने भी है, एक के ठीक सामने भी है, सी और डी एक साथ है। अब स्टार्ट करो। हम यहाँ से चले, हमने देखा ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ए और सी के बीच में, तो हमने ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लगा दिया। इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है? इस प्रतिरोध की वैल्यू है आर। आगे बढ़ो, फिर सी और डी के बीच में एक लगा हुआ है, सी और डी के बीच में एक लगा हुआ है। सी कहाँ है भाई? ये रहा सी, और डी कहाँ है? नीचे है, तो इनके बीच में एक लगा हुआ है। आगे बढ़ो, आगे कौन है? डी और बी के बीच में एक लगा हुआ है। डी कौन है? ये रहा। बी कौन है? ये रहा, तो इनके बीच में भी एक लगा हुआ है। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? आगे बढ़ो, ये ऊपर वाले बच गए। ये पॉइंट क्या है? ए। ये पॉइंट क्या है? डी। ए और डी के बीच में भी एक लगा हुआ है, ए और डी के बीच में दिखाई दे रहा, ए और डी के बीच में भी एक लगा हुआ है। ए कौन है? ये रहा, इसके बीच में भी लगा हुआ है। नेक्स्ट बचा कौन? बचा ये किस किस के बीच लगा है? ये लगा है सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा है जिसका नाम है आर। तो दोस्त, ऊपर वाला चित्र मैंने अपने हिसाब से इस तरह कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम को देखूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैं नीचे वाले डायग्राम को देखूँ तो कुछ थोड़ा सा सोल्व हुआ। ऐसा डायग्राम बन के आया जैसा कि हम पहले से सोल्व करते आ रहे थे। देख लो चाहे बोर्ड पे, हमने इसको इसमें तब्दील कर दिया। ओके, अब सोल्व कैसे करते हैं? जब भी जीवन में तुम्हें एक चतुर्भुज की आकृति में 4 प्रतिरोध और एक 5वां डायगोनल में लगा हुआ दिखाई दे, एक बार दोबारा सुनो, ये होता है चतुर्भुज, ये होती है 4 भुजाएं, ये होता है इसका विकर्ण। अगर तुम्हें ऐसी आकृति में कभी प्रतिरोध दिखाई दे, लगे हुए दिखाई दे 5 प्रतिरोध, तो तुम्हें उस समय एक बात देखनी है, एक बात चेक करनी है हर एक न्यूमेरिकलों में। ये बात हैबिट में लाओ। क्या बात चेक करनी है? कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है क्या? अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो बीच वाली भुजा को छोड़ देते हैं। क्या कहा? अगर 5 प्रतिरोध चतुर्भुज में लगे हो, हेलो, अगर 5 प्रतिरोध इस प्रकार लगे हो, तो अगर इसका और इसको भाग दो, मान लो ये भुजा 5 है, ये भुजा 10 है, ये भुजा 1 है, ये भुजा 2 है, इस भुजा को इससे भाग दो तो कितना आ गया? 5/10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/2। इस भुजा को इससे भाग दो, ये भी कितना आ गया? 1/2। इस भुजा का अनुपात इन भुजा के अनुपात के बराबर है, तो हम कहते हैं सेतु संतुलित है। क्या कहते हैं? सेतु संतुलित है। सेतु क्या है? संतुलित। और अगर सेतु संतुलित होता है तो बीच वाली भुजा को छोड़ देते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? क्या करना है? जब भी 5 प्रतिरोध इस तरह लगे दिखाई दे तो क्या करना है? किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात अगली 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या देखा चित्र से? चित्र से हमें पता लगा, चित्र से इस और इस भुजा का, कौन सी भुजा का? AC बटे CB भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर। AD और BD भुजा के अनुपात, A और C, हेलो, A और C का मान कितना है? R। C और B का मान कितना है? R बराबर A और D का मान कितना है? R। इस और इसका मान कितना है? R। तो कट के अनुपात कितना आ गया? 1। यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। यानी इन 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इन 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तो इसे कहते हैं, इसीलिए सेतु संतुलित है। सेतु संतुलित है, ये लिखना है आपको। सेतु संतुलित है, और अगर सेतु संतुलित होगा तो इसको CD भुजा को छोड़ने पर, CD भुजा को छोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे? इस चित्र में CD भुजा को छोड़ देंगे। तो क्या बना हमारा नया चित्र? हमारा नया चित्र बना, एक तो एक ये हमारा नया चित्र बना। यहाँ पे क्या पॉइंट था? A, यहाँ पे क्या पॉइंट था? B, यहाँ पॉइंट का नाम C, यहाँ वाले पॉइंट का नाम D। सभी प्रतिरोध कितने हैं? R के हैं। कल को किसी क्वेश्चन में वैल्यू भी आ सकती है, जैसे मेरी वैल्यू ली थी, यहाँ पे 5 ओम का, यहाँ 10 ओम का, यहाँ 2 ओम का, यहाँ 3 ओम का। तो ये कंसेप्ट तभी वैलिड है कब? जब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो। जैसे मान लो यहाँ सवाल में कितना आ गया? 2, यहाँ सवाल में कितना आ गया? 4।
यहाँ सवाल में आ गया 8, यहाँ सवाल में आ गया 16, भाग दो, 2 को 4 से भाग दो 1/2, 8 को 16 से भाग दो 1/2, तो इसका अनुपात के बराबर है, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, बीच वाली भुजा को छोड़ देंगे। अगर यहाँ आ गया 2/4, 2/4 को भाग देंगे कितना होगा 1/2, और यहाँ आ गया 1/3, यहाँ कितना आ गया 1/3, तो 1/2 1/3 के बराबर नहीं है, तो क्या नहीं होने का, सेतु संतुलित नहीं होने का। और अगर सेतु संतुलित नहीं होने का तो फिर ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होने का, क्योंकि हम इस भुजा को नहीं छोड़ पाएंगे। भुजा को कब छोड़ पाएंगे, जब इन दोनों भुजा का अनुपात इन दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा। फिलहाल हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें ये बात आराम से बिल्कुल ईजिएस्ट वे में फिट बैठेगी। तो अब हमारा ये बना, इस डायग्राम को बदलकर मैं यहाँ तक लेकर आया और अब लगाऊंगा बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो साधारण न्यूमेरिकलों में होती है। क्या फॉर्मेलिटीज़ थी, एक बार सब सुनो। जब भी हम इस तरह के सवालों को सोल्व करते हैं तो हम सबसे पहले प्रतिरोधों को नाम देते हैं। इस प्रतिरोध को मैंने मान लिया R1, इस प्रतिरोध को कितना मान लिया R2, ये प्रतिरोध कितना है R3 और ये प्रतिरोध कितना है R4। हमें जाना है ए से बी पर, तो जो पहले हम ऊपर वाले रास्ते पे को जाएंगे, फिर नीचे वाले रास्ते पे को जाएंगे। ऊपर वाले रास्ते पे को जब बी पे पहुंचेंगे तो ये वाला प्रतिरोध ये वाला प्रतिरोध एक ही रास्ते पर है। अगर ये दोनों प्रतिरोध एक ही रास्ते पर है तो दोनों कौन से क्रम में होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। और सबसे पहले निकाल लेंगे श्रेणी क्रम, फिर नीचे आ जाओ। नीचे वाले दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये एक ही रास्ते पर है। तो सबसे पहले इन दोनों का और इन दोनों का श्रेणी निकाल लेंगे। जब इन दोनों का श्रेणी निकाल लेंगे तो इसकी जगह भी एक और इन दोनों की जगह भी एक आ जाएगा। तो पहले इतना सोल्व करते हैं, आओ शुरू करते हैं। क्या कहा मैंने, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य R5 होगा, क्योंकि 4 तक हम गिनती को गा चुके, नंबर दे चुके 4 तक। अब जो नया आएगा वो R5 होगा। श्रेणी क्रम में कहा ना, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला तो ये रहा। तो इसका जो R5 का जो मान होगा इन दोनों के प्रतिरोध के जोड़ के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, कौन कौन से हैं, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है यार R, R2 की वैल्यू भी कितनी है R, तो कितना आ गया 2R। यानी हमने जब ऊपर वाले प्रतिरोधों को सोल्व करा तो उसका आंसर कितना आ गया 2R। अब नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे में कौन कौन है बताओ। नीचे है R3 तथा, एक बार यहाँ पर लाइन खींच दो, R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य R6 होगा, क्योंकि 5 तक गिनती पहले हो चुकी। इन दोनों का जो जोड़ के आया वो कितना आएगा R6। तो R6 की वैल्यू श्रेणी क्रम में निकालनी है, तो R3 प्लस R4 इन दोनों को जोड़ दो। R3 का मान कितना है R, इसका मान भी R, तो कितना आ गया 2R। यानी हमने क्या करा, इन दोनों की जगह एक बना लिया, इन दोनों की जगह भी एक बना लिया। तो हमारा एक नया चित्र आया। यहाँ पे तो A पॉइंट है, यहाँ पे कितना है B पॉइंट, ऊपर भी एक बचा और नीचे भी एक बचा। ऊपर जो आया था दोनों का जोड़ के वो था R5, कितना था R5, और R5 की जो वैल्यू थी वो थी R। जब R में R जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा। नीचे आ जाओ, ये कितना है R6, जो कि हम अभी निकाल के लाए R6। R6 का मान कितना है 2R। अब फिर वही काम करना है, A से B पे जाना है। जब A से B पे चले तो 2 रास्ते हैं, इन 2 अलग अलग रास्तों पर 2 प्रतिरोध हैं, और 2 अलग अलग रास्तों पर जब प्रतिरोध होते हैं तो उनका नाम होता है समांतर क्रम। तो हम क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे कि R5 तथा R6 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य R तुल्य होगा, इनका तुल्य R तुल्य होगा। अब की बार 7 क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर होता है तुल्य। तो लगाओ फॉर्मूला, 1/R तुल्य बराबर 1/R5 प्लस 1/R6। सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे। 1/R तुल्य बराबर 1/R5 का मान कितना है 2R प्लस 1/2R। दिखाई दे रहा है सबको, ओके। 1/R तुल्य बराबर, नीचे की जब संख्या सेम हो तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना 2, 2 से 2 कट गया तो 1/R आया ना। यानी 1/R तुल्य बराबर 1/R। तो इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलता दिखाई दे रहा वो होगा R तुल्य बराबर R आंसर। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू आ सकती है दोस्त,
मैंने एक जनरल सवाल किस तरह करना उसको सोल्व करके दिखाया था। सवाल करने का बेहद आसान तरीका है। सबसे बड़ी बात जो बच्चों को दिखाई दे रही है वो दिख रही है कि हम डायग्राम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायग्राम को कैसे बदलेंगे। इस क्वेश्चन के डायग्राम को एक बार फिर रिपीट कर रहा, अब की बार फिर ध्यान चाहता हूँ। ए और बी पॉइंट तो पहले से गिवन है, सी और डी पॉइंट को मैंने मान लिया। अब बड़ी ईमानदारी के साथ इस काम को यहाँ ड्रॉ करो। सबसे पहला पॉइंट का नाम बताओ कितना है ए, इसके एकदम सामने कितना पॉइंट है बी, यहाँ तक दिक्कत। एक पॉइंट का नाम कितना है सी और दूसरे पॉइंट का नाम कितना है डी, ये हमारे 4 पॉइंट हैं। अब बस ईमानदारी से इनके बीच जो प्रतिरोध लगे हैं उनका नाम देना शुरू करो। देखो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, हेलो, ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ तक आगे। अब यहाँ से आगे बढ़े सी और डी के बीच में, हेलो, सी और डी, तो सी तो जो है ना, डी इसके नीचे है, इनके बीच में एक लगा है। क्लियरिटी आ गई। आगे बढ़ो, डी और बी के बीच में, डी तो ये है और बी इधर है, इनके बीच में एक प्रतिरोध लगा है, इतना बन गया। अब ऊपर वालों की बात करो, ये ऊपर वाला किस किस के बीच में है, ये ए के और डी के बीच में है, तो ए कहाँ है, ये रहा, और डी ये रहा, इनके बीच में है वो ऊपर वाला। और बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा, ये कहाँ है भाई, ये है सी और डी के, सी और बी के बीच में, क्योंकि यहाँ पॉइंट का नाम क्या है बी, सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में यहाँ है। तो इस तरीके से चित्र बन गया। इस चित्र को मैंने कर लिया, क्या बता के कर लिया कि इन दो भुजा का अनुपात इन दो भुजा के अनुपात के बराबर है, तो सेतु क्या होगा, संतुलित। और अगर सेतु संतुलित होगा तो इसको छोड़ देंगे, अगर ये भुजा छोड़ दी तो चित्र ये बन जाएगा। और जब ये चित्र बन गया, इसको कैसे सोल्व करना है मैंने तुम्हें बता रखा, लास्ट वीडियो में इतने आसान न्यूमेरिकल करवाए थे। अब के और लास्ट वीडियो के इस वाले न्यूमेरिकल में अंतर क्या आया बताओ। अंतर ये आया कि चित्र को अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, या फिर अपनी प्रैक्टिस के बेस पर मैंने इससे ये बनाया और इससे ये बनाया, और फिर जब ये बना तो ये ईजीएस्ट न्यूमेरिकल है, इसको हमने सोल्व कर लिया। क्लियरिटी आ गई। एक बार इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 के जो हाव भाव है उसे देख के ही तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो दम है बात में। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वैसे ज़िंदगी के लिहाज से या कंपटीशन के लिहाज से और अपनी नॉलेज बढ़ाने के अनुसार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, एक बार मैं डायग्राम बना दूँ और फिर इसको हम सोल्व करते हैं, या फिर हम इसी डायग्राम को सोल्व करते हैं। डायग्राम बनाने में टाइम बचेगा। एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखो, हमने तुम्हें कहा था ऊपर वाले सवालों को करवाते समय मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि जब तुम ऐसे सवाल को सोल्व करते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि कौन श्रेणी में है और कौन है समांतर में। तो इस चित्र को मुझे सबसे पहले हल्के चित्र में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अपने अनुसार देखना पड़ेगा कि क्या लगा हुआ है। अब सब बच्चे बोर्ड पे देखो, ए से चला मैं, हेलो बोर्ड पे फोकस। जब मैं ए से चला तो ए से चलते ही 3 रास्ते हुए। बोर्ड पे ध्यान चाहता हूँ मैं, इतना भारी न्यूमेरिकल नहीं है जितना सोच के बैठ गए। ए से जब मैं चला तो 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ए से सी पे पहुँचता है, एक रास्ता ए से ई पे पहुँचता है, एक रास्ता ए से एफ पर पहुँचता है। तो मैंने ये देखा कि जब मैं ए से चलता हूँ ए पॉइंट से, तो यहाँ से 3 रास्ते गुजरते हैं, 3 रास्ते। पहला रास्ता कहाँ जाता है, पहला रास्ता सी पर जाता है, दूसरा रास्ता कहाँ जाता है, दूसरा रास्ता ई पर, और तीसरा रास्ता कहाँ जा रहा है, एफ पर। पहला सी पर, दूसरा ई पर और तीसरा एफ पर। ये 3 रास्ते पहुँचे तो मैंने देखा कि ए से जब हम निकले तो ए से सी के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ए से सी के बीच में, इसका नाम है आर। ए से ई के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका नाम है आर। ए से एफ के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका नाम है आर। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। अब आगे बढ़ो, जैसे ही मैं सी पे पहुँचा तो सी से पहुँचते ही मैंने पाया कि 2 रास्ते निकल गए, एक रास्ता डी पे पहुँचा, एक रास्ता आर पे पहुँचा। जब मैं सी से निकला तो सी से 2 रास्ते निकले, एक रास्ता पहुँचा कहाँ, एक रास्ता सी से कहाँ पहुँचा, डी पर, और एक रास्ता सी से कहाँ पहुँचा, एच पर। दोनों पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है आर आर। बात समझ में आ रही बताओ। सी से 2 रास्ते निकल गए, एक रास्ता जाता है डी पर, एक रास्ता जाता है एच पर।
फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ई। जब मैं ई पे पहुंचा तो ई से भी दो रास्ते गुजरे, एक रास्ता यो एक रास्ता यो। आँख खोल के देखो दिखाई दे रहा होगा, आँख बंद करके बैठोगे तो कुछ भी नहीं दिखने का। ई से दो रास्ते जा रहे कि नहीं जा रहे। ई का पहला रास्ता कहाँ पहुँच रहा, डी पर। ई का पहला रास्ता कहाँ पहुँच रहा, डी पर, तो डी पॉइंट तो ये रहा। ई का दूसरा रास्ता कहाँ पहुँच रहा, जी पर। ई का रास्ता एक पहुँच रहा कहाँ, जी पर। ये इसका अगला प्रतिरोध है। ई कंप्लीट हुआ, फिर किसके पास चलेंगे, एफ के पास। अब एफ की कहानी सुनो, हम एफ पे आ गए। एफ से एक रास्ता कहाँ जाता है, जी पर। एफ से एक रास्ता कहाँ जाता है, जी पर, एक प्रतिरोध ये हो गया। एफ से एक रास्ता कहाँ जाता है, एच पर, तो एफ से हम कहाँ चले गए, एच पे चले गए। अब हम कहाँ पहुँच चुके, हम जी, एच और डी पर पहुँच चुके। तो जी से बी पर जाने का एक रास्ता, एस से बी पर जाने का एक रास्ता और डी से बी पर जाने का एक रास्ता। तो हम क्या, हमें पहुंचना कहाँ तक था, बी तक। तो एक रास्ता बी पे पहुंचा, एक रास्ता बी पे पहुंचा और ये तीसरा रास्ता बी पे पहुंचा। हम डी से, देखो ध्यान दो रहे, डी से बी पे पहुंच सकते हैं, डी से बी पे आर, एस से बी पे पहुंच सकते हैं आर, और जी से बी पे पहुंच सकते हैं आर। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह तब्दील हो गया, एकदम आसान वे में। रटोगे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहने का, कॉमन सेंस लगाओगे तो एकदम याद होने वाला है। एक बार फिर रिपीट करके बता रहा हूँ कैसे हुआ है, और थोड़ा ध्यान से देखा करो कि कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं। पॉइंट देखो, पॉइंट, पहले पॉइंट का नाम है ए और सबसे आखिरी के पॉइंट का नाम है बी। बोर्ड पे ध्यान चाहता हूँ। पहले पॉइंट का नाम है, सबसे आखिरी के पॉइंट का नाम बी। स्टार्ट करो। ए से जब हम निकलते हैं बी के लिए तो हम तीन तरीके से बी पे जा सकते हैं, एक तरीका यो, एक तरीका यो। एक तो हम ए से सीधे सी पे जावे, सी से डी पे, डी से बी पे। तो हम जब ए से निकले तो ए से निकलते ही तीन रास्ते हैं। एक रास्ता कहाँ पहुँचता है, सी पॉइंट पर, एक रास्ता कहाँ पहुँचता है, ई पॉइंट पर, और एक रास्ता पहुँचता है एफ पॉइंट पर। मुँह से बता दियो हाँ या ना, क्लियरिटी आ रही है कि नहीं। एक रास्ता ए से सी पे पहुंचा, एक रास्ता ए से ई पे पहुंचा, एक रास्ता ए से एफ पे पहुंचा। जो भी इनके बीच लगा हुआ है उसको एक बार डायग्राम में बना दो, जो भी इनके बीच लगा हुआ है उसको डायग्राम में बना दो। ये हमारा डायग्राम बन गया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब हम तीन पॉइंट की बात करेंगे, एक पॉइंट की नहीं। हम सी से अगर जाना चाहते हैं तो दो तरीके जा सके, एक तो इधर को जा सके, एक ऊपर को जा सके। तो यानी जब सी पे पहुँचे तो सी से गुजरे दो रास्ते। सी से कितने रास्ते गुजरे, दो, ऐसे बन, सी से गुजरे दो रास्ते। वे दोनों रास्ते कहाँ पहुँचे, जो सी से रास्ता गुजरा, ऐसे बनाओ पहले, जो सी से रास्ता गुजरा वो कहाँ पहुँचा, पहले पहुँचा डी पर और दूसरा रास्ता कहाँ पहुँचा, एच पर। बोल लो हाँ या ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ई, ई से भी दो रास्ते गुजरे। एक रास्ता कहाँ पहुँचा, डी पर, तो डी तो पहले ही बना हुआ है। एक रास्ता कहाँ पहुँचा, जी पर। फिर हम तीसरे पॉइंट हो गए एफ पे, एफ से एक रास्ता कहाँ पहुँचा, एच पर, एच तो पहले से ही है। एक रास्ता कहाँ पहुँचा, जी पर। बताओ आया ना, एक रास्ता जी पर पहुंचा, एक रास्ता एच पर पहुंचा। तो हमें ये नए पॉइंट मिले। दोबारा देख लो, एक रास्ता सी से कहाँ जा रहा है, डी पर, एक रास्ता जा रहा है एच पर। ई से चलो, ई से एक रास्ता डी पर जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है जी पर, और एफ से एक रास्ता एच पर जा रहा है, एक जा रहा है जी पर। तो हमें तीन पॉइंट और मिले। इन दोनों पॉइंटों के बीच में दो दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये किस किस के बीच में लगा हुआ है, सी और डी के बीच में। ध्यान दे लेंगे सब। ये हमारे 6 प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखो, दो तो इनके बीच में, दो इनके बीच में और दो इनके बीच में। क्लियरिटी आ गई। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम डी और एच और जी पे पहुँच गए। हम डी पे पहुँच गए, एच पे पहुँच गए और जी पर पहुँच गए। अब जी से बी पे जाना है, जी से बी पे चले गए। एस से बी पे जाना है और हमें डी से बी पे जाना है। ये है डायग्राम हमारा। सबकी वैल्यू आर है, सब प्रतिरोधों की वैल्यू कितनी है, आर। ये है डायग्राम बनाने का तरीका। इस चित्र को देखकर इस तरह डायग्राम बनाना है। और अब इससे ईजी सवाल दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता लग चुका कि कौन श्रेणी में है और कौन समांतर में है। लगाओ कॉमन सेंस एक बार। तुम देख पा रहे होंगे तीनों समांतर में है, ये 6 के 6 समांतर में है और ये तीनों फिर समांतर में है। पहले इन तीनों का समांतर निकाल लो, फिर इन 6 के 6 का समांतर निकाल लो, फिर इन 3 का समांतर निकाल लो। जो आएगा उनका श्रेणी निकाल लो, जो आएगा उनका क्या निकाल दो, श्रेणी। तो हमारा आंसर आने वाला है। ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। इसको सोल्व करते हैं। नाम देंगे पहले। नाम देने से सहूलियत होती है कि कौन किसके क्रम में है। ये R1 है, ये R2, ये R3। इसका नाम क्या है, R4, इसका नाम R5, इसका नाम R6, ये R7, R9, R10,
R11 और ये R12। स्टार्ट करो। ये 3 प्रतिरोध कौन कौन? R1, R2 तथा कौन? R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य R13 होगा, क्योंकि 12 तक गिनती आ चुकी, अब जो आएगी वो 13 होगा। R13 होगा तो समांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/R13 बराबर 1/R। 3 बार जोड़ देंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो 1/R13 बराबर, नीचे वाली संख्या सेम है, ऊपर वाले को जोड़ दो। R13 का मान जो आ गया वो आ गया R/3, क्योंकि इसका उल्टा कर देंगे इसका भी, तो हमारे R13 का मान आ जाएगा R/3। इसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे, किसको? R4, R5, R6, R7, R8 तथा R9 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य R14 होगा। तो इसका भी फॉर्मूला लगाओ, 1/R14 बराबर कितने टाइम जोड़ना है? 6 बार। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 1/R 1/R, कितनी बार जोड़ना था इसको? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 प्रतिरोध लगे हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा, नीचे की संख्या तो आ रही है, ऊपर वाले को जोड़ दो 6/R। 1/R14 मान आ गया इतना, उल्टा कर देंगे तो R14 की वैल्यू आ गई R/6। अब बचे ये 3, इन तीनों को भी करो। तीनों कौन कौन से? R10, R11, R12 कई में है? समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य R कितने तक हो गया? 15 होगा। तो 1/R15 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि तीनों समांतर में है ना। 1/R15 बराबर 3/R, तो R15 की वैल्यू भी कितनी आ गई? R/3। ये हमारे तीनों प्रतिरोध आ चुके हैं। तो अगर मैं अब चित्र की बात करूँ, जो चित्र था ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है, इनके बीच में 3 प्रतिरोध आ गए, बस केवल 3। इसका नाम कितना है? R13, R14 और R15। R13 की वैल्यू कितनी आई है? R13 की वैल्यू आई है R/3, इसकी वैल्यू आई है R/6, इसकी वैल्यू आई है R/3। अब ये तीनों कौन से क्रम में आ गए? ये तीनों आ गए श्रेणी क्रम में। इन तीनों का श्रेणी निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये था देखने में थोड़ा अटपटा लेकिन एकदम आसान सवाल। एक बार इतना नोट करो। यहाँ से आगे देख लेंगे एक बार कैसे होगा, क्योंकि थोड़ी सी गुणा भाग अच्छी वाली है। जो बायो वाले बच्चे होते हैं तो घबरा ना जाए, इसलिए मैं करता हूँ। कौन कौन? R13, R14, R15 श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य R तुल्य होगा। तो अब की बार श्रेणी क्रम का होता है 2 सीधा फॉर्मूला, R तुल्य बराबर इन तीनों का जोड़ R/3 प्लस R/6 R/3। तो ध्यान देंगे सब बच्चे, करने का तरीका क्या है? 6 इनका एलसीएम आ गया। जब इसके अच्छा इतना सारा नई गणित सीखते तो 2 को सोल्व कर लो। कैसे भाई? इसकी गुणा इसमें 6R, इसकी गुणा इसमें 3R, इन दोनों की आपस में 6 18, उसको ऐसे ही लेके चलो। ये तो आता होगा तुम्हारे से, इससे आसान नहीं है कुछ भी। तो 6R 3R कितने हो गए? 9R बटे में कितना? 18, उसे जू का तू लेके चलो अभी। 9 दूनी 18 कितना आ गया? R/2 प्लस R/3, फिर इसमें लगाओ वही, इसकी गुणा इसमें कितना? 3R, इसकी गुणा इसमें कितना? 2R, इन दोनों की आपस में 3 दूनी 6, ऊपर कितना आ गया? 5R बटे 6। क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ा हिंट दूंगा, तुम्हें घर से ट्राई करना है, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल मैं लास्ट वीडियो में तुम्हें कराने का प्रयास किया था। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। इस न्यूमेरिकल की बात करो एक बार। इस न्यूमेरिकल में हमने कहा था जब भी तुम्हें ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़े तो डायग्राम को एक बार यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा खिचड़ी ना पक जाए इसलिए। देखो ये हमारा डायग्राम है जो मैंने रफली तुम्हें बना दिया।
ये डायग्राम, इनकी वैल्यू रखते हैं एक बार। वैल्यू दिखाई दे रही, ये भी 3 का है, ये भी 3, ये भी 3 और ये 6। एक बार जहन में बिठा लो किसके बीच तुल्य निकलवा रहा, वो ए और डी के बीच निकलवा रहा, ए और डी के बीच। हमें ए से डी पे जाना है। इन सवालों को सोल्व करने का मेथड एक बार अपनाओ। क्या मेथड था? सबसे पहले नाम दो, R1, R2, ये R3, इसका नाम क्या है R4 और ये क्या है R5, सबको नाम दे दिया। सारे प्रतिरोधों को नाम देने के बाद बड़ा सिंपल वे है कि जिनके बीच निकालना है, एक से चलो दूसरे पे पहुँचो। जब मैं ए से चला तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है ए से डी पर। जब मैं ए से डी पर जाऊं अगर, तो एक ही प्रतिरोध है, एक ही प्रतिरोध है, तो ना मैं यहाँ श्रेणी लगा सकता, ना मैं यहाँ समांतर लगा सकता। फिर मैं चला ए से यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम मान लो सी मान लो। जब मैं चला ए से सी पर, तो इनके बीच में भी एक ही प्रतिरोध है, ना मैं यहाँ श्रेणी लगा सकता, ना समांतर लगा सकता। अब मैं चला ऊपर वाले रास्ते पे को, ऊपर वाले रास्ते पर 2 है, एक ही रास्ते पर 2 है। R1 और R2 एक ही रास्ते पर है, तो ये दोनों एक ही रास्ते पे है, तो एक ही रेखा में है। अगर एक ही रेखा में हैं तो R1 और R2 कौन से क्रम में होंगे? R1 और R2 कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। और अगर ये श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य R6 होगा। क्या होगा भाई? R6, क्योंकि 5 तक गिनती हम कर चुके, 5 तक गिनती हो चुकी। इनका दोनों का तुल्य क्या होगा? R6। तो R6 कैसे निकलेगा? R6 बराबर इन दोनों का जोड़, किनका? R1 का और R2 का जोड़। R1 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू भी 3, कितना आ गया? 6 ओम। तो जब हम नया चित्र बनाएंगे, तुम्हें नहीं ऐसा करना, और तुम कर भी नहीं सकते, रजिस्टर में थोड़ी मिटा दोगे पेन के लिखे हुए को। मैं बोर्ड पर रफ करके दिखा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा चुका। तुम्हें अगर अगला चित्र यहाँ बनाना है, तो जब तुम नया चित्र बनाओगे तो ऊपर से दोनों प्रतिरोध गायब कर दोगे और इनकी जगह लगा दोगे एक प्रतिरोध। उस प्रतिरोध का नाम क्या रखोगे? R6। R6 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। मैटर क्लियर है? अब साफ दिखाई दे रहा, कोई भी बता देगा यार ये और ये कहीं में है समांतर क्रम में, ये वाला प्रतिरोध ये वाले प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में है? समांतर में, क्योंकि भिन्न भिन्न रास्तों पर कहीं में होते हैं समांतर क्रम में। तो किस किस का भाई? R6 तथा R5 समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। अतः इनका तुल्य R7 होगा। इनका तुल्य कितना होगा? R7। लेकिन अब की बार समांतर का फॉर्मूला लगाना, तो समांतर का फॉर्मूला है 1/R7 बराबर 1 इसकी वैल्यू 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R7 बराबर 2/6। कुछ लोग सोच रहे पता नहीं कैसा हुआ है, 6 एलसीएम आ गया भाई, 1 और 1 जोड़ कर 2 ही होते होंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया 1/R7 बराबर 1/3। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो R7 की वैल्यू आ गई 3 ओम। R7 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ओम। फिर एक नया चित्र बनेगा, जैसे मैं बार बार बनाता भी हूँ। इसके बाद इतना सोल्व करने के बाद फिर एक चित्र बनेगा। उस चित्र में क्या तब्दील करोगे तुम? इन दोनों को हटा दोगे यहाँ से, इन दोनों को यहाँ से हटा दोगे और इनकी जगह लगा दोगे केवल एक प्रतिरोध। उस प्रतिरोध का नाम है R7 और R7 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम। अब फिर क्या करना? ए से जाकर घूम कर यहाँ पर आना है। तो ये R7 और R4 कौन से क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में। R7 और R4 कौन से क्रम में होगा? श्रेणी में। R7 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य R8 होगा। तो श्रेणी का तो सीधा फॉर्मूला है, R8 बराबर कितना? दोनों को जोड़ दो, 3 + 3 कितना आ गया? 6 ओम। तो हमारा R8 आ गया। फिर चित्र तब्दील होगा, चित्र में से तुम ये दोनों हटा दोगे, इन दोनों की जगह क्या लगा दो? 1 लगा दोगे बस। उस एक का नाम क्या है? R8। R3 और R8 अब कौन से क्रम में है? समांतर में। R3 और R8 का समांतर घर बैठ के निकाल लेना, ये तुम्हारे होम का वर्क हुआ, जो आएगा वो आंसर होगा। आज की वीडियो में हमने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के कुछ अच्छे न्यूमेरिकलों की बात करी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी टफ भी थे। बस हार्ड इतने ही हैं जितना तुम सोचते हो। इनको जब हम करेंगे, या हमने करके दिखाए हैं, तो ये जो चित्र जो तुम ऊपर देख रहे हो डायग्राम, ये डायग्राम बिल्कुल इजी बन चुका था। और नीचे वाला जो डायग्राम है षटभुज वाला, ये तो और भी घन वाला जो डायग्राम है, घन की भुजा में लगे हुए हैं जो प्रतिरोध, इनका डायग्राम तो काफ़ी ईजीएस्ट हो गया था।
तो एक बार देखने का नज़रिए का फॉल्ट है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और इन न्यूमेरिकलों को लगाने का प्रयास करना, क्योंकि ये तुम्हारे बेसिक को मजबूत करता है और साथ ही साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं बड़े से बड़ा। ये न्यूमेरिकल कराने के पीछे राज भी यही था कि हल्के न्यूमेरिकल या आसान न्यूमेरिकल करवाने से बच्चा सोचता है ये तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन बुक में या किसी और जगह या किसी क्लास में किसी टीचर के द्वारा जब से हार्ड न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उसके दिमाग में बात बैठ जाती है मैं कर नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने हार्ड भी तुम्हें कराए हैं जिससे तुम देख सको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।